ठीक, हम लोग ज्यूरिडिक्शन देख रहे थे, उसमें हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन 4 आर्टिकल से डील करता है। आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134 एंड 136। इसके टाइटल भी दे देते हैं। 132 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, 133 सिविल केसेस, 134 क्रिमिनल केसेस एंड 136 स्पेशल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, स्पेशल राइट। ज्यूरिडिक्शन समझने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना नोट हो गया होगा आपका, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलो पहले हम लोग सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बारे में देखते हैं कि किसे हम लोग सिविल केसेस कहते हैं, किसे हम लोग क्रिमिनल केसेस कहते हैं। इसके पहले भी हमने ये पढ़ा है कि किसे सिविल केसेस कहा जाएगा, किसे क्रिमिनल केसेस कहा जाएगा। देखिए केसेस ये अलग अलग तरीके के रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे कि अगर दो भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई भी अनबन है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड को लेके कोई भी अनबन है, या फिर जो भी फैमिली मैटर है, ऐसा मैटर जिस मैटर में हम लोग कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ऑफेंसेस है कि जिसके कारण सामने वाले को मतलब किसी को जो है वो सजाए मोती हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिस डिस्प्यूट के बीच के रास्ता निकल सकता है। जैसे समझ के चलते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट को लेके दो भाइयों में जो है वो झगड़ा चल रहा है। अब झगड़ा चल रहा है और वो झगड़ा अगर डिस्प्यूट है तो ऑफकोर्स वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा तो उसका बीच का रास्ता निकल सकता है। भाई कि एक काम करो, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो भैया आधा आधा कर लो दोनों भाई, है ना, बीच का रास्ता निकल सकता है। तो प्रॉपर्टी को लेके जो भी अनबन है, प्रॉपर्टी, असेट, या फिर जिसको हम लोग कहेंगे कि कुछ फैमिली मैटर्स, जब इनको लेके जब भी कोई केसेस कोर्ट में जाते हैं तो हम उन केसेस को कहते हैं सिविल केसेस। ठीक है, जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। लेकिन अगर वो डिस्प्यूट या फिर वो केसेस जो क्राइम रिलेटेड है, मतलब समझ के चलो कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी का हाफ मर्डर कर दिया, फुल मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, इस तरीके के अगर मामले हैं तो इन सारे केसेस को हम लोग क्रिमिनल केसेस मानेंगे। ठीक है, बस मियाँ बीवी में अनबन है, बीवी चाहती है कि नहीं अब मुझे नहीं रहना है भाई, मुझे डाइवोर्स लेना है, तो ठीक है इसको हम लोग सिविल केस में लाएंगे। ठीक, सिविल केस में, ये सिविल केस के नाम से इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डाइवोर्स लेने के पहले ही अगर गुस्से गुस्से में किसी दिन अगर बीवी ने बेलन उठा के पटक दी, है ना, हस्बैंड के सर पे, और अगर खून बहने लगा तो वो हाफ मर्डर का केस बन जाएगा और वही केस अब कहलाएगा क्रिमिनल केस। डिपेंड्स कि क्या उसका नेचर है, उस हिसाब से एक तो उसको सिविल या फिर उसको क्रिमिनल केस के नाम से हम लोग जानेंगे। तो सिविल केसेस किस तरीके से अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के नाम से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, क्रिमिनल केसेस कैसे आते हैं, वो हमें देखना है। और इसके अलावा हमें इसमें कॉन्सेप्ट देखना था सर्टिफिकेट एंड विदाउट सर्टिफिकेट, या फिर विथ सर्टिफिकेट एंड विदाउट सर्टिफिकेट। ये विथ एंड विदाउट सर्टिफिकेट भी समझने के पहले हम लोग ये समझते कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है क्या। अपील का मीनिंग हमने इसके पहले भी देखा है। जब हम लोग निचली अदालत के खिलाफ ऊपर के अदालत में, ऊपर के कोर्ट में जब हम लोग जाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं अपील। जैसे सिंगल ज्यूरिडिक्शन में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे हाई कोर्ट्स के नीचे लोअर कोर्ट्स। जब भी कोई बेसिक केस, बेसिक मतलब वो सिविल रह सकती है या फिर वो क्रिमिनल केस रह सकती है, ये केसेस कभी भी पहले लोअर कोर्ट में ही जाएंगे। लोअर कोर्ट अपना जजमेंट उस पर देगा। लोअर कोर्ट ने दिए हुए जजमेंट के खिलाफ, ऑफकोर्स अगर वो जजमेंट है तो जजमेंट एक के फेवर में आ सकता है, दूसरे के खिलाफ जा सकता है, या फिर जाएगा ही, ऑफकोर्स जाएगा। तो लोअर कोर्ट का जो कुछ जजमेंट है, लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो बेसिकली हम लोग ये कहेंगे उसे कि हम लोग लोअर कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं हाई कोर्ट में अपील, राइट। अब हाई कोर्ट उसके ऊपर अपना जजमेंट देगा। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट ने दिया हुआ जजमेंट ये फाइनल तो है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जब हम लोग ऊपरी अदालत में जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हम जा रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। सो ये जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है कि हाई कोर्ट से केसेस सुप्रीम कोर्ट में किस तरह आते हैं।
हाई कोर्ट ने दिए हुए जजमेंट के खिलाफ या फिर हाई कोर्ट ने दिए हुए केस के जजमेंट के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट देगा तो वो उन्हें अधिकार तो है ना उन्हें देने का, जजमेंट देने का, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर या हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ वो अपने जजमेंट दे रहे हैं, वो हुआ उनका अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। निचली अदालत ने जो कुछ जजमेंट दिया उसके खिलाफ जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, मतलब निचली अदालत से केसेस जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है उसे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या है। अब सोचिए ना, कोई भी केस जनरली लगभग केसेस जैसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देखा है हमने, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब वो या फिर ऐसे केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं, वो और कोई जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो बाकी तो मतलब वो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाने का क्वेश्चन ही नहीं बनता। दूसरा हमने राइट देखा है उनके रीट के, तो रीट के केसेस भी हमने देखा है कि एक वोट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, अब जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं या फिर जो रीट के मामले नहीं है, वो तो सब के सब लोअर कोर्ट से स्टार्ट हो गए ना। अब लोअर कोर्ट से वो ऊपर हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सीधा लास्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जब भी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा उसे हम लोग उनका और अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहेंगे। लेकिन जब ये ऊपर केसेस जाते हैं तो जाते कैसे हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और जनरली आपको बस ये पता होगा कि हम अपील कर सकते हैं, नो डाउट हम तो अपील कर सकते हैं, लेकिन हमारे अलावा इसी में ऊपर के अदालत और नीचे के अदालत का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हाई कोर्ट ने किसी केस का जजमेंट दे दिया और जजमेंट के बाद दोनों पार्टी को एक रिटर्न फॉर्मेट में एक सैंक्शन लेटर भी दे दिया कि भाई हमने तो हमारा जजमेंट इसके ऊपर दे दिया है, आप हमारे जजमेंट को लेके ऊपर जा सकते हो। तो हाई कोर्ट खुद ये सर्टिफाइड देगा, ये खुद ये सर्टिफिकेशन देगा, हमारा जजमेंट हो गया, आपको जाना है हमारे खिलाफ तो आप जा सकते हो, उन्होंने रिटर्न में दे दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इस जजमेंट में कुछ तो गड़बड़ है, और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव लेके हाई कोर्ट के उस जजमेंट वाले केस को अपनी तरफ लेके अब वो उसके ऊपर अपना अलग जजमेंट देंगे या फिर अपना जजमेंट देंगे। अब दोनों ये बातें अलग अलग है। पहली बात हमने ये कही कि हाई कोर्ट में जब केस थी, हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, तो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद हाई कोर्ट रिटर्न में कुछ एक सर्टिफिकेट भी दे रहा है और कह रहा है कि जाओ आपको लगता है आप ऊपर जा सकते हो। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया लेकिन हाई कोर्ट कुछ लिख के दे उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नहीं इस जजमेंट में कुछ खामियां हैं, कुछ कमतरताएं हैं और इसी कारण हमने खुद इनिशिएटिव लेके इसके ऊपर अपना जजमेंट लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद वो केस हाई कोर्ट से उठा के अपने तरफ लाए और वो अब उसके ऊपर अपना जजमेंट देंगे। तो जब भी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन हम लोग देखेंगे तो बेसिकली वो इसी तरीके से रह सकता है। मतलब हाई कोर्ट खुद पार्टीज को बोल सकते हो कि आप ऊपर जाओ, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद उस केस को अपने तरफ खुद ले सकती है। जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करता है कि हमने हमारा जजमेंट दे दिया है और रिटर्न फॉर्मेट वो लिख के दे रहे कि आप ऊपरी अदालत में जा सकते हो हमारे जजमेंट के खिलाफ, तो उन केसेस को हम लोग कहेंगे विथ सर्टिफिकेट। ठीक है, और जब हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ रिटर्न में नहीं दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद वो केस हाई कोर्ट से अपने तरफ ले ली और अपना जजमेंट दिया, उन केसेस को हम लोग कहेंगे विदाउट सर्टिफिकेट। क्लियर? विद सर्टिफिकेट एंड विदाउट सर्टिफिकेट, ये मामला एक ही इसमें हम काम आने वाला है। वैसे विदाउट सर्टिफिकेट कब ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, लेकिन इसके इस तरीके से दो टाइप्स हैं, विद सर्टिफिकेट, विदाउट सर्टिफिकेट। देखेंगे कि बेसिकली जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है ये किस तरीके से हाई कोर्ट से केसेस ये लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 132, 33 सारी इजी है, बस एक ही थोड़ा हमें अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट देखते हैं आर्टिकल 132 से। हाई कोर्ट में कोई केस थी, केस का जजमेंट हाई कोर्ट ने तो दे दिया लेकिन केस के जजमेंट के बाद खुद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो है वो रेज हो गए कि मामला ये है कि जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं। अगर उस केस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन सारे क्वेश्चंस का कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरप्रेट करना अगर ज़रूरी है
तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट को है। हाई कोर्ट ने दिए हुए किसी भी केस के ऊपर अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज होते हैं तो हाई कोर्ट खुद विथ सर्टिफिकेट उस केस को सुप्रीम कोर्ट भेजेगा और कहेगा कि भाई आप इंटरप्रेट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं जिसको इंटरप्रेट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस समय में बिल्कुल हाई कोर्ट से ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस केस पे अपना फाइनल जजमेंट जो है वो देगा। तो कोई केस है जिस केस पे जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज होते हैं तब हाई कोर्ट विद सर्टिफिकेट वो केस सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं। आर्टिकल 132 इजी मैटर है, 132 भी इजी है, 133 भी इजी है। देन आर्टिकल 133 सिविल केसेस। कोई सिविल केस लोअर कोर्ट में आई थी, लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने उस केस को देखा, हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। सिविल केस है, हाई कोर्ट अपना जजमेंट बिल्कुल दे सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा ना। तो जब अगर वो सिविल केस है और सिविल केस पे जब हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील करते हैं तो वो राइट मिलता है आर्टिकल 133 से। हाई कोर्ट के सिविल केसेस पे अपना री जजमेंट देने का राइट सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आर्टिकल 133 से प्राप्त होता है। तो ये भी उनके अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में ही आएगा। बस सिविल केस है तो वो आर्टिकल 133 से, आर्टिकल 132 या 133 ये दोनों मामले बेसिकली विद सर्टिफिकेट वाले ही हैं। 134 जो क्रिमिनल केसेस रहते हैं वो मामले विद और विदाउट सर्टिफिकेट दोनों में आते हैं। कैसे क्या समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि सेम हाई कोर्ट में कोई केस है और वो केस क्रिमिनल केस है और उस केस को मतलब ठीक है, मतलब उस केस का जजमेंट आ गया हाई कोर्ट का, वो केस विद सर्टिफिकेट या विदाउट सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट कैसे जाती है उसे समझना है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं आपके फेवरेट एक्टर का, हीरो का, सलमान खान। एग्जाम्पल लेते हैं। एक दिन सलमान खान बहुत दुखी था और उस दुख में वो एक भवन में बैठा था रात के 2 बजे तक। भवन से उसने पेट्रोल चढ़ाया, पेट्रोल उसमें भी फुल था और उसके गाड़ी में भी फुल था, और इसलिए रात के 2-2:30 बजे जब वो निकल रहा था उस भवन से तो उसने अपने ड्राइवर को कहा कि भाई अगर पेट्रोल टंकी भरी है मेरी भी और गाड़ी की भी तो गाड़ी मैं चलाऊंगा, तू नहीं चलाएगा। और उसने ज़बरदस्ती गाड़ी चलाई, जबकि पेट्रोल पूरा फुल था। इस कारण सलमान भाई का कंट्रोल गाड़ी से छूट गया और गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर पे, और डिवाइडर पे जो फुटपाथ पे मतलब जो 5-6 गरीब लोग सो रहे थे रात में, गाड़ी उनके ऊपर से और उनका डेथ हो गया। केस हो गई क्रिमिनल केस। अब ये फैक्ट बेसिस का केस बता रहा हूँ मैं, हम कोई स्टोरी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब मामला ये है कि केस बन गई। अब केस बन गई तो एग्जाम्पल ना इस आर्टिकल 134 को इसी है कि क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस ये लोअर कोर्ट में ही जाएगा कभी भी। ये कभी डायरेक्टली सलमान खान इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाला या हाई कोर्ट में भी नहीं जाने वाला, वो लोअर कोर्ट में ही जाएगा। लोअर कोर्ट में जब ये केस चल रही थी तो लोअर कोर्ट को सलमान खान में कोई दोष नहीं दिखा, और लोअर कोर्ट कह रहा है कि नहीं सलमान ने बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाई उस दिन तो सलमान खान दोषी नहीं है, और लोअर कोर्ट ने सलमान खान को छोड़ दिया। ठीक है, तो लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया है, लेकिन लोअर कोर्ट ने छोड़ देने के बाद उस बात को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जब ये बात आई तो हाई कोर्ट को सलमान खान में दोष मिले, और ऐसे परिस्थिति में हाई कोर्ट ने सलमान खान को सीधा फांसी की सज़ा सुनाई। अगर मामला ये है, अगर मामला ऐसा है तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी सर्टिफिकेट वो केस अपने तरफ लेंगे और पहले वो उस केस का जजमेंट देंगे। क्यों यहाँ विद सर्टिफिकेट, या फिर हाई कोर्ट ने सर्टिफाइड करने से पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है उस केस को अपने तरफ ले रहे हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कि जिस तरीके से वेरिएशन दिखता है दोनों कोर्ट में। आप देखिए लोअर कोर्ट कह रहा है कि नहीं बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई सलमान खान ने कुछ किया होगा।
बिल्कुल दोषी नहीं है सलमान खान को छोड़ दिया जाए। लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया, हाई कोर्ट को लेकिन दोष मिल रहा है कि नहीं इसी ने किया है जो भी किया, और सज़ा भी कौन सी मिल रही है, तो सीधा फांसी की सज़ा। तो अगर ऐसा है दोनों कोर्ट में अगर इतना वेरिएशन है तो ऐसे केसेस में खुद सुप्रीम कोर्ट खुद देखे, ज़रूरी है ना। इसलिए तब उस समय में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे, वो केस विदाउट सर्टिफिकेट अपने तरफ लेंगे और खुद उस केस का वो जजमेंट देंगे। ठीक है, एक ये सिचुएशन है। इसके साथ और एक सिचुएशन है सेम ही, समझ के चलो लोअर कोर्ट में केस ही चल रही थी सलमान खान के ऊपर, अब तक वो केस क्लियर नहीं हुई, मतलब उसका कोई जजमेंट नहीं आया। लोअर कोर्ट का जजमेंट आए उसके पहले ही हाई कोर्ट ने वो केस लोअर कोर्ट से उठा के अपने तरफ ले लिया, और हाई कोर्ट ने वो केस को उस लोअर कोर्ट से हटा के अपने तरफ लिया, और हाई कोर्ट ने उस केस को लेके जजमेंट दिया कि सलमान खान को फांसी। सेम ही है सिचुएशन। अगर ऐसी है उस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी डिले विदाउट सर्टिफिकेट वो केस अपने तरफ लेंगे और खुद उस केस का जजमेंट देंगे। दोनों में देखो अंतर क्या है। पहले इसमें अंतर ये था कि लोअर कोर्ट छोड़ रहा है सलमान खान को, हाई कोर्ट सीधा फांसी दे रहा है, वेरिएशन बहुत है, सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगा। सेकेंड सिचुएशन में ये है लोअर कोर्ट का तो जजमेंट आया नहीं, और जजमेंट आने के पहले ही हाई कोर्ट ने अपने तरफ ट्रांसफर कर लिया। अरे भाई उनका जजमेंट तो आने देते हैं, आपको सलमान खान को फांसी देने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? मामला ये है ना, ऐसा है तो नहीं, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसे क्या करना है क्या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट देगा। ऐसे दोनों मामलों में विदाउट सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने तरफ लेंगे। क्लियर? ये हुआ विदाउट सर्टिफिकेट। दोनों सिचुएशन को सही लिखो। लोअर कोर्ट ने किसी को छोड़ दिया, हाई कोर्ट ने फांसी दिया, सुप्रीम कोर्ट विदाउट सर्टिफिकेट अपने तरफ लेंगे। और दूसरी सिचुएशन में तो लोअर कोर्ट का डिसीजन आने का ही है, जजमेंट आने के पहले ही। हाई कोर्ट का क्या जजमेंट था वैसे, पता है किसी को कुछ? है ना, हाई कोर्ट्स में कोई प्रूव नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया। बेसिकली सलमान खान का जो बॉडी बिल्डर था, वही जो उसका ड्राइवर जो था, सातारा या सांगली से था वो बंदा, उसको तो मतलब उसने हाई कोर्ट में अपना स्टैंड रखने की कोशिश की थी कि नहीं भाई मैं तो नहीं चला रहा था, यही चला रहा था, लेकिन बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, और फाइनली वो केस प्रूफ नहीं हो सकी, तो हाई कोर्ट ने सलमान खान को छोड़ दिया। उसके बाद ये न्यूज़ तो आई थी कि स्टेट गवर्नमेंट खुद सलमान खान के खिलाफ जो है वो पब्लिक लिटिगेशन डालने वाला है सुप्रीम कोर्ट। अब वो गई नहीं गई, क्या हुआ क्या नहीं, अब वो नहीं पता। ठीक है, वैसे सलमान खान पे ये एक ही केस नहीं है, सलमान खान पे और ही एक केस है। हाँ, कौन सा है वो? हाँ ठीक, तो वो जो जोधपुर वाला जो मामला था, ठीक है, अब उसको ही लेके एक बिश्नोई गैंग भी है जो बहुत एक्टिव है। लास्ट टाइम बड़े धमकियाँ भी मिली थी, तो वो भी केस सोचो आप, वो कब की मूवी है, हम खुद छोटे छोटे थे, आप मतलब लोग तो थे भी नहीं उस टाइम पे, वो तब का मामला है। ठीक, अब यहाँ तो बस मोदी जी एक बार बोल दे कि भाई वो जो था एनिमल, वो उसको कोई मारा वारा नहीं है, उसने खुद आत्महत्या कर ली थी, तो वो तो केस तभी रफा दफा हो जाएंगे, कुछ मिलेगा। ऐसे कई केसेस जाते हैं। लास्ट टाइम शायद आपको पता होगा कि अजिंक्य रहाणे नाम सुना है आपने, क्रिकेटर, उसके फादर के कार से रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सामने वाले का डेथ हो गया। एक ही दिन न्यूज़ चली, उसके बाद ये न्यूज़ कभी आई नहीं। आप सोचो, तो ऐसे तो कई किस्से हो जाते हैं, लेकिन वही है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बहुत बार ऑन पेपर ही रहता है, इसको इम्प्लीमेंट करना ये मुश्किल हो जाता है। एनीवेज चलो, अच्छा ये जो हमने विदाउट सर्टिफिकेट देखा है, यही केसेस विद सर्टिफिकेट भी जाती हैं, जैसे कि वैसे ही सिचुएशन है, बस थोड़ा सा माइनर चेंज है। वो भी क्यों फालतू में पॉलिटी को थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए वो माइनर चेंजेस डाले हैं, पता नहीं। हमने अभी ऊपर के वाला ये जो मामला देखा वो विदाउट सर्टिफिकेट वाला था, विद सर्टिफिकेट वाला ऐसे ही है, आपको पूछा ही जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, तो विद सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा, विदाउट सर्टिफिकेट। दोनों सिचुएशन देखो, मामला क्या है। लोअर कोर्ट में कोई केस थी, लोअर कोर्ट को कोई मतलब दोष सामने वाले पे नहीं दिखाई दिया, लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया। हाई कोर्ट में केस गई, हाई कोर्ट में जब केस गई तो हाई कोर्ट ने सामने वाले को एटलीस्ट 10 साल की सजा या फिर फांसी की सजा सुनाई हो, तो ऐसे मामले में खुद हाई कोर्ट विथ सर्टिफिकेट ये मामला सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है।
सेम ही है, बस एक ही चीज़ ऐड करना है आपको, 10 साल की सज़ा या फिर हैंग क्या हो। सेम लोअर कोर्ट में केस था, लोअर कोर्ट के जजमेंट आने के पहले ही हाई कोर्ट ने अपने तरफ ले लिया और हाई कोर्ट ने उस पर्सन को एक तो 10 साल की सज़ा या फिर उसको फांसी की सज़ा दी हो, तो हाई कोर्ट खुद विथ सर्टिफिकेट उस केस को सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं कि भाई हमने तो सज़ा दे दी है, हमने हमारा जजमेंट दे दिया है, आप फाइनल जजमेंट उसके ऊपर सुना सकते हो। सेम ही मामला है, लेकिन विदाउट सर्टिफिकेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विदाउट सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव लेके कैसे अपने तरफ वो केसेस ले सकता है। सेम है, बस उसको एक ही चीज़ ऐड ऑन कीजिए, 10 साल की सज़ा या हैंग, 10 साल की सज़ा या हैंग और विथ सर्टिफिकेट हाई कोर्ट खुद भेजेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है स्पेशल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट के सीरियसली बहुत ही स्पेशल अधिकार है और जो खास रहते हैं वो हर बार नहीं होते हैं। होते हैं क्या खास, हर बार कहाँ से होंगे? आपके पास सबसे खास चीज़ पड़ी होगी, अगर वॉच होगी या फिर डायमंड का रिंग होगा, आप रोज़ रोज़ पहन के जाओगे स्कूल कॉलेज में क्लास में, तो भाई उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उसका वैल्यू रखना है ना, तो ख़ास चीज़ को ख़ास मौके पे ही यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 136 ये बड़े स्पेशल ख़ास राइट हैं, बहुत रेयर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूज़ किया है। मतलब समझ के चलिए एवरेजली 5-7 साल में एक बार यूज़ हुए तो हुए, वो भी ऐसा मामला था। क्या है मामला? सीधा सीधा मामला है। ये हमने देखा है ऊपर के तीनों आर्टिकल 132 अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस क्रिएट हो गए, 133 अगर सिविल केसेस थे, 134 अगर क्रिमिनल केसेस थे, 136 में देखो पहले क्या है, दो बातें समझना है। 132, 33, 34 जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस कहाँ से आ रहे हैं? हाई कोर्ट से आ रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद विदाउट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट से वो केस ले सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने 136 इस आर्टिकल को यूज करके अपना स्पेशल राइट यूज किया, तो सुप्रीम कोर्ट कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है या फिर कोई लोअर कोर्ट में केस चल ही रहा है, मतलब उनका जजमेंट भी आने का है, केस चल ही रहा है, फिर भी वो केस का जजमेंट आने के पहले ही खुद के तरफ वो ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर वो केस हाई कोर्ट में चल रही हो या फिर वो केस लोअर कोर्ट में चल रही हो। तो भी इतना सुप्रीम कोर्ट जो है वो जल्दबाजी दिखा रहा है, मतलब केस में कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उन केस को अपने पास ले रही है। ठीक है, एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, वो केस किसी भी टाइप की हो सकती है, मतलब वो केस सिविल भी रह सकती है, क्रिमिनल भी रह सकती है, डाइवोर्स, मैरिज, कोई भी मैटर रह सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट सीधा अपने तरफ ले रही है और खुद उसके ऊपर अपना जजमेंट दे रही है। तो अब तक आपने जितने भी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में देखे ना, तो केसेस यहां से जा रहे थे ऊपर, 136 सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी उठा सकता है। दूसरी बात, ऊपर के तीनों बातों में हमने देखा है कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद विद सर्टिफिकेट या विदाउट सर्टिफिकेट जा रहे हैं। 136 जजमेंट का बिल्कुल कोई इंतजार नहीं करेंगे हम लोग, किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है सीधा सुप्रीम कोर्ट उठाएंगी। बस सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल में या फिर जो आर्म फोर्स की जो कोर्ट्स हैं वहां के केसेस नहीं उठा सकती है, ना वो नहीं उठा सकती है। बाकी जो बेसिक लोअर कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, वहां से केसेस अपने तरफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रेयर एग्जाम्पल मिलेंगे हमें जब सुप्रीम कोर्ट ने केसेस अपने तरफ ट्रांसफर किए हों। जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो प्रेसिडेंट के टाइम पे हमने इसको लेके आधे प्रोविज़न देखा था, उसे भी देखेंगे और जो बचा हुआ था आधा वो भी हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 143 को हम प्रेसिडेंट के टाइम पे हमने एटलीस्ट इतना ये देखा था कि जब भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस यहाँ पे भी अगर प्रेसिडेंट के सामने खड़े होते हैं कि भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रह सकती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ डाउट अगर बनता है तो फिर क्या, तो उस टाइम पे बिल्कुल प्रेसिडेंट को ये राइट मिला है कि प्रेसिडेंट किसी से एडवाइस ले सकते हैं। जैसे इसके पहले हमने एग्जाम्पल में जो चीज़ रखी थी वो यही कि 1960 के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल का एक पार्ट, एक रीजन जिसको हम लोग आपका बेरूबारी यूनियन के नाम से जानते थे, बेरूबारी यूनियन, इस एरिया को पाकिस्तान को सौंप दिया था कि ठीक है भाई ये एरिया आप ले लो। और पाकिस्तान से भी हमने कुछ एरियाज़ को लिया था, मतलब हमने एरियाज एक्सचेंज किया था। तब एक क्वेश्चन बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल, किस सेक्शन में ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहे हैं
कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश का कोई हिस्सा ये बाकी कंट्रीज को दे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बना था और इसका हमारे पास किसी के पास कोई आंसर नहीं था। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ही उसके ऊपर एडवाइस दे पाएंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट जाता है या नहीं जाता है। तो इसी कारण उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा था। तो ऐसे सिचुएशन में या फिर इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन रह सकते हैं जहां पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मांग सकते हैं। तो ये जो राइट है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस देने का, वो कैसे हैं उसे हम लोग देखते हैं। दो तरीके के हम लोग चीज़ें देखेंगे, ए एंड बी। पहले दोनों को रख लेता हूं, फिर हम लोग देखेंगे। ए, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले, आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिफोर इन्फोर्समेंट। डिपेंड की मामला क्या है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वाले किसी पॉइंट पे प्रेसिडेंट ने अगर एडवाइस किया तो क्या, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले वाले किसी मैटर में अगर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मांगा तो क्या, दोनों चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वाला कोई भी मैटर है और उस मैटर पे अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मांगते हैं तो कैसे। अगर वो मैटर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वाला है तो ठीक है, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को उस मैटर को लेके एडवाइस मांग सकते हैं। रिटर्न में वो भेजेंगे अपने क्वेश्चन को और सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मांगेंगे। बस ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वाला है, इस कारण प्रेसिडेंट ने जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट को मांगा है वो एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को मांगा हुआ एडवाइस देना ही है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि देना है तो वो देंगे, उन्हें लगता है कि नहीं देना है तो वो मना कर देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे कोई कंपल्शन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दिया, अगर दे दिया तो दिया हुआ एडवाइस मानना भी प्रेसिडेंट पे कोई कंपल्शन नहीं। प्रेसिडेंट को लगता है तो दिया हुआ एडवाइस मानेंगे, उन्हें नहीं लगता है तो वो उस एडवाइस को नहीं मानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वाला कोई मैटर, उसके ऊपर अगर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस मांगा तो एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट पे कंपलसरी नहीं है। उन्हें लगता है तो देंगे, नहीं लगता नहीं देंगे। अगर उन्होंने दे दिया तो दिया हुआ एडवाइस मानना भी प्रेसिडेंट के ऊपर कंपलसरी नहीं है। उन्हें लगता है तो मानेंगे, फिर वो नहीं मानेंगे। दोनों पे कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वाला मैटर है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने जैसी भी है, वो ये आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए ऑर्डर, ये देश के हर एक नागरिक, फिर वो कोई भी है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेके सामान्य नागरिक के ऊपर सबको कंपलसरी लागू होते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 143 ये कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए ऑर्डर, जजमेंट, ये सबके ऊपर कंपलसरी लागू है, मतलब वो मानना है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो बता रहा है वो मानना प्रेसिडेंट पे बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है। तो ये कैसा, तो ये ऐसा, ये दिया हुआ एडवाइस है, ऑर्डर या जजमेंट नहीं है। अगर ये ऑर्डर या जजमेंट रहता तो यहाँ प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ा रहता। एडवाइस मांगा गया, एडवाइस मानने का कंपल्शन थोड़ी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कारण प्रेसिडेंट एक तो मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। ठीक, लेकिन मामला अलग है। और मामला ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले का है। अगर कोई मैटर, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक ऐसा है जो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, वो कोई मैटर उठ गया और उसको लेके अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करना है तो वो कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। वो एडवाइस किसी पॉइंट को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट को फुल राइट है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ऐसा मैटर है जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले का है। ऐसा अगर कोई मैटर होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले का होगा, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर जो भी एडवाइस मांगा है वो एडवाइस यहाँ देना, सुप्रीम कोर्ट को देना, सुप्रीम कोर्ट पे कंपलसरी है। उन्हें इस पे एडवाइस देना ही पड़ेगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ एडवाइस मानना फिर से प्रेसिडेंट पे कंपलसरी नहीं, उनको कोई कंपल्शन नहीं, उनको लगता है तो वो मानेंगे, नहीं लगता है नहीं मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो, बाद में आप कहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं। आप जब सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पढ़ोगे और ये पॉइंट पढ़ोगे तो आपका कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, और ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि कल जब हमने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन देखा है तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या चीज़ें नहीं आती। तो फर्स्ट पॉइंट ही आपने ये लिखा है कि वो मैटर, ऐसे डिस्प्यूट्स जो डिस्प्यूट्स कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं, ये लिखा हमने। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे टॉपिक, ऐसे सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले के हैं, उसके ऊपर अगर एडवाइस मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट को वो देना ही है, कंपल्शन है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वहाँ पे कल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हम लोग केसेस की बात कर रहे थे, ये केस नहीं है, यहाँ प्रेसिडेंट एडवाइस ही मांग रहा है। वैसे भी तो हमने सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से ये चीज़ को बाहर रखा, तो एटलीस्ट उसके ऊपर वो एडवाइस दें, उसका तो हम कंपल्शन रखें। ठीक है, तो इसी कारण उस पर उन्हें अपना एडवाइस देना ही रहेगा। क्लियर? ठीक है। अब आज तक के हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो 2024 तक का मैटर बता दो, उसके बाद फिर हम लोग एड ऑन करेंगे। 1950 से लेके तो 2024 तक आज तक प्रेसिडेंट ने 15 टाइम्स क्वेश्चंस या फिर एडवाइस प्रेसिडेंट को मांगा है। फर्स्ट टाइम ही जैसे 1951 को दिल्ली लॉ एक्ट, इस बात को लेके उन्होंने एडवाइस मांगा था। ऐसे कर करके लास्ट टाइम एडवाइस मांगा गया था 2012 में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को लेके। तो कई सालों से, मतलब 2012 का लास्ट है और 2024 मतलब 12 सालों से जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे भाई, उन्होंने एकदम अपना माइंडसेट करके रखा था कि हाँ 15 टाइम्स लास्ट टाइम जो था वो 2G स्पेक्ट्रम वाला था। लेकिन अभी मुर्मू मैडम ने इस नंबर्स को बिगाड़ दिया और 2025 में फिर से एक बार प्रेसिडेंट के तरफ से एडवाइस मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट को। तो उसको कहने के लिए हम लोग 16th एडवाइस बोल सकते हैं, कोई वो नहीं है। 2025 में 16th टाइम, लेकिन ये जो एडवाइस मांगा है अभी 16th टाइम पे, उसमें 8 क्वेश्चंस थे। वो क्या कंसिडर होगा वो थोड़ा समझना ज़रूरी हो जाएगा। जब लक्ष्मीकांत सर का अपडेटेड बुक आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप अभी देख लो, अगर आपके पास बुक होगा तो 15 वो हो गए टॉपिक्स। अभी जो मुर्मू मैडम ने इस साल मांगा, मतलब पिछले साल 2025, अभी तो नवंबर में आंसर दिया है, एडवाइस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब भी दिया है। जब गवई सर थे चीफ जस्टिस, जाते जाते 3 दिन पहले 18-19 तारीख की बात है, नवंबर 2025 की बात बता रहा हूँ, जब एडवाइस दिया गया था। मांगा गया था कुछ मई जून की बात होगी, दिया है नवंबर को। तो वो 16 एडवाइस कंसिडर करते हैं कि 15 + 8 क्वेश्चंस, ऐसे 23 करते हैं। वो तो अपडेटेड बुक अगर अगले साल आता है एडिशन तो समझ में आएगा, लेकिन याद रखिए 25 को 16 टाइम एडवाइस मांगा गया है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और यहाँ पे एक समझने वाली बात ये रहेगी, आज तक जितने बार भी क्वेश्चंस गए मतलब एडवाइस के लिए, सारे के सारे मैटर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद के हैं, सारे के सारे मैटर्स। लेकिन आज तक मांगे गए हर एक एडवाइस को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ही हमने दिया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद का मैटर है तो वो उस पर एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट पे कोई कंपल्शन नहीं है। उन्हें लगता है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, लेकिन दिया है उन्होंने, आज तक हर बार दिया है। ठीक है, तो अभी 16th टाइम 2025। ठीक, ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन फिनिश। नेक्स्ट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये जो राइट है ये कैसे क्या सामने आया, पहले हम लोग थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि ये अब तक इंडिया में कैसे काम किया है और क्या मीनिंग निकलता है जुडिशियल रिव्यू का। इंडिया के अलावा अगर हम लोग दुनिया का सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट देखें तो पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है USA का सुप्रीम कोर्ट, सबसे पावरफुल मानेंगे हम लोग। वो इसलिए भी पावरफुल है, इंडिया से ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट USA का है। उसके पीछे 2 रीज़न है। इसके पीछे के दो रीज़न ये कि बेसिकली इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ये कभी भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इस प्रिंसिपल पे जजमेंट देता है, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
प्रिंसिपल देखेंगे। मतलब इंडिया में ये देखा जाएगा कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है कि नहीं। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया तो लॉ इज़ ओके, लेकिन यूएस में ये नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया क्या। लॉ बनाने के पीछे का मकसद क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके ऊपर वो जजमेंट देंगे। तो ऑफकोर्स इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल वो दिखेगा। इसको लेके तो मैंने आपको पूरा हिस्ट्री भी बताया था कि क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये एक मैटर हुआ। दूसरा मैटर, जुडिशियल रिव्यू हम लोग किसे कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट का वो पावर जो पावर लेजिस्लेचर के लॉ को इनवैलिड इनलीगल डिक्लेयर करने की ताकत रखता है। और एक बार उन्होंने अगर जजमेंट दे दिया कि दिस लॉ इज़ इनवैलिड तो हो गया, वो वही मर गया। वो लॉ इन्फोर्समेंट में नहीं आ सकता, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो कब ये रिव्यू दे सकते हैं या फिर कब बेसिकली इस रिव्यू का या फिर ऐसे पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये तब जब लेजिस्लेचर के लॉज ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उस टाइम पे बिल्कुल उसे खारिज किया जा सकता। जैसे एग्जांपल लेंगे, एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि अभी 2026 के सेशन में, आपके पार्लियामेंट्री सेशन में जो जून में हो गए, एग्जांपल के लिए बस एक अमेंडमेंट बिल लाया गया और अमेंडमेंट बिल में आर्टिकल 25, 26, 27 इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश हो रही है। और कोशिश ये है कि आर्टिकल 26 रिलीजियस राइट्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इस रिलीजन्स को हो गए, इस रिलीजन्स को नहीं हो गए। अगर गलती से ये कोशिश हो गई तो इस केस को, इस केस इन द सेंस इस बिल को, इस लॉ को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। और 1973 के केशवानंद भारती केस का जजमेंट ये कहता है कि आप मतलब पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। हटाने की तो बहुत दूर की बात, हिला भी नहीं सकते। और नहीं हिला सकते तो हिलाने की कोशिश अगर लेजिस्लेचर करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस लॉ पे रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करेंगे मतलब उस लॉ को इनवैलिड इनलीगल वो डिक्लेयर करेंगे, तो वो वही मर जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। आज तक कई बार जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया गया, कई बार हुआ है। हम जब अमेंडमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे तब हमें पढ़ना है कि कैसे और किस तरीके से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे पहली बार दुनिया में किस कोर्ट ने, किस सुप्रीम कोर्ट ने इसे यूज़ किया था, उसे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला, वैसे जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है याद है? यूएसए के सुप्रीम कोर्ट से लिया है हमने। अब मज़े की बात ये है, कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से यूएस के सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कोई रिव्यू का राइट नहीं है। लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने वो खुद पैदा किया, खुद। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता उनको, है ही नहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन सबसे पहली बार आज तक अगर हम लोग सुप्रीम मतलब वहाँ के यूएस का सबसे फेमस अगर कोई जस्टिस देखे तो वो थे जस्टिस मार्शल। उन्हें सेकंड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है यूएसए में। बहुत माना जाता है कि वो उनके जो जजमेंट थे दुनिया हिला दिया था उन्होंने। मतलब इतना लॉजिक लगा के, इतना कौन साइंस करके वो अपना जजमेंट देते थे कि वो सबसे पॉपुलर जज होके गए हैं। उनके बेंच के सामने एक केस आई थी, मेडोना वर्सेस मेडोसिन, ऐसा कुछ तो नाम था उस केस का। मेडोसिन तो था फर्स्ट नाम, अच्छा ही, मेरिना या मेडोना ऐसा समथिंग, वर्सेस मेडोसिन। 1803 की बात बता रहा हूँ। 1803 का वो केस था। उसमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा वो केस है, मैं आपको बहुत अंदर नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन कुछ लेजिस्लेटिव लॉज बनाए गए थे और वो लॉज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने खिलाफ जो है वो सही थी। लेकिन पहली बार यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आपको ये लॉ बनाने का ही राइट नहीं है, आपका लॉ ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और उन्होंने उस लॉ को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया 1803 में। और ये जो पहली बार हुआ सुप्रीम कोर्ट में यूएसए के,
उसके बाद फिर बार बार उन्होंने वो राइट यूज़ किया और तब से फिर एक ट्रेडिशन ही बन गया कि भाई वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का राइट है, वो दे सकते हैं, वो लॉज को इनलीगल घोषित कर सकते हैं। और वहीं से हमने फिर इंडिया में भी लिया है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसे यूज़ किया। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल कहीं तो देखा है ना, 99th अमेंडमेंट, अभी तो देखा था हमने सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजन सिस्टम को चेंज करने के लिए जो 99th अमेंडमेंट लाया गया था, और उसमें एक चीफ जस्टिस, 2 जजेस के अलावा 2 ज्यूरिस्ट और एक लॉ मिनिस्टर को रखने की कोशिश चल रही थी। तो इससे जुडिशियल रिव्यू के ही प्रिंसिपल पे उसको इनलीगल जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो ये राइट्स कई बार यूज़ किए गए हैं, ठीक है। सो ये हुए सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल। देखो ये इनके राइट ये हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद के ही जजमेंट को चेंज कर सकते हैं। उन्होंने पहले कुछ जजमेंट दिया था, उसी जजमेंट को वो चेंज करके एक नए तरीके से उस जजमेंट को सामने रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और रात में उनको सपना आ गया कि नहीं भाई ये जजमेंट सही नहीं है, और दूसरे दिन आके अपने जजमेंट को रिवाइज कर रहे हैं। वैसा नहीं होता है, बेंचेस बदलते रहते हैं। मतलब समझ के चलो कि 2015 का बेंच आज भी थोड़ी जी रहा है। ऑफकोर्स जजेस तो रिटायर्ड हो गए, ठीक है, उनके जगह पे कोई नया आ गया है। तो जो नया बेंच आता है, उस नए बेंच पे जब वो केस आती है तो बिल्कुल उन्हें अपना रिवाइज जजमेंट देने का पूरा राइट रहता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग अमेंडमेंट के टाइम पे देखने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स पे पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, इसको लेके सबसे पहले जो केस आई थी वो आई थी 1951 में। केस थी शंकरी प्रसाद केस। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया कि पार्लियामेंट हैज़ अ फुल राइट। भाई वो लेजिस्लेचर है, उन्हें बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लाने का, रिस्ट्रिक्शन चेंजेस करने का उन्हें फुल राइट है, वो कर सकते हैं। तो अब शंकरी प्रसाद केस ने ये जजमेंट दे दिया। भाई यहाँ पे हम लोग हिल गए कि ये क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट आप किस लिए हो, आपको तो फंडामेंटल राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस के लिए रखा गया। लेकिन शंकरी प्रसाद केस का जजमेंट इस तरीके से आया 1951। लेकिन इसी चीज़ को लेके 1967 में फिर एक केस आई थी, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस के समय में क्वेश्चन यही बना था कि पार्लियामेंट को ये पावर्स है क्या कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकता है। तो 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कि बिल्कुल नहीं, लेजिस्लेचर को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन पे चेंजेस लाने के राइट्स है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लाने के कोई राइट पार्लियामेंट को नहीं जाते। यहाँ देखो शंकरी प्रसाद के एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ जजमेंट, मतलब यहाँ नॉर्थ एंड साउथ ही हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसके कुछ साल बाद, 6 साल बाद फिर से केस आई 1973 केशवानंद भारती केस। इन्होंने अपना अलग ही जजमेंट दिया। 1951 शंकरी प्रसाद केस का जजमेंट है कि फुल राइट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स पे चेंजेस। 1967 गोलकनाथ केस कह रहा है कि बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और 1973 केशवानंद भारती केस का जजमेंट कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट को लॉज लाने का और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का फुल राइट है, फुल राइट है बोल रहे हैं। लेकिन केशवानंद भारती केस कह रहा है आप करो ना चेंजेस, आप बदल कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। यहाँ अलग ही कॉन्सेप्ट ले आए भाई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक स्ट्रक्चर वाला कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये केशवानंद भारती केस का जजमेंट देते समय पहली बार इंटरप्रेट किया गया कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता, तो उस टाइम पे पहली बार कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते आप, बाकी कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हर बार इन्होंने खुद को ही रिवाइज किया है और ये बहुत कॉमन है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे वही कॉमन एग्जाम्पल की 2024 के एक बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जहाँ पे 2 जजेस बैठे थे, उन्होंने ही ये जजमेंट दिया था कि अगर गवर्नर के पास अगर कोई केस, मतलब केस नहीं, कोई बिल जाता है तो विद इन 3 मंथ्स उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी, या फिर वो बिल अपने आप पास हो गया ऐसे हम लोग कंसिडर करा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच का जजमेंट, इसी को लेके प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा कि जुडिशरी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी को ऑर्डर कर सकता है क्या, और इस तरीके से कहा जा सकता है कि 3 मंथ्स के अंदर आपने जो है वो एक्शन लेना है। 6 महीने के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना एडवाइस दे रहा है कि नहीं दे सकते, 6 महीने में चेंज हो गया मामला, ठीक है। तो उन्हें बिल्कुल अपना रिवाइज जजमेंट देने का पूरा राइट है। हम कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें। एक्स्ट्रा पावर्स ऐसा हेडिंग दीजिए,
कुछ नए जो जुरिडिक्शन बढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का, उससे हम लोग समझ। और एक बात एकदम क्लियर रखिए कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के पावर्स बढ़ाने का राइट है, घटाने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही बात अगर हम लोग यूएस की करें तो यूएस का लेजिस्लेचर मतलब यूएस का कांग्रेस वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पावर्स ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जो पावर्स मिले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनमें कोई चेंजेस वो नहीं कर सकते, ना कम ना ज़्यादा। इंडिया का पार्लियामेंट लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पावर्स बढ़ा सकता है, वो घटा नहीं सकता है, ठीक है। और ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास जो राइट्स जो पावर्स बढ़े थे वो 1976 के 42nd अमेंडमेंट में बढ़ाए गए। समझते हैं कि क्या पॉइंट्स है, क्या पावर्स बढ़ाए गए। देखा जाए तो 42nd अमेंडमेंट ये ऐसे अमेंडमेंट हो जाती है ना जिसको हम लोग बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे। 42nd अमेंडमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे, फंडामेंटल राइट्स पे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे। लेकिन इसी अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर्स बढ़ाए भी हैं। 2 पॉइंट्स है इसमें, इन 2 पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भले इसे लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सेम सलमान खान का वो सीन, वही सेम केस, भवन, पेट्रोल एंड ऑल दैट। एग्जाम्पल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान को लेके वो केस चल रही है और मामला बिल्कुल वैसे ही जो हमने तभी स्टोरीज में देखा है। और सेम टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान को लेके वो केस चल रही है, देश की किसी एक हाई कोर्ट में, एग्जाम्पल लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, देश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेम एक केस चल रही है। बस फ़र्क ये है कि वो एक बिजनेसमैन है या फिर एक नॉर्मल इंसान है, छोटा मोटा बिजनेसमैन है, नाम है उसका सुरेश। लेकिन मामला यही था, उसके गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, वो भवन चला गया, रात के 2:30 बजे वापस आ रहा था, 4 लोगों को उसने उड़ा दिया। मामला सेम है। अब सलमान खान का भी केस सेम है, और लेकिन बस फ़र्क देखो दोनों में क्या है, सलमान खान का भी केस सेम है, सुरेश का भी केस सेम है। बस इधर ऐश्वर्या थी, वहाँ पे कोई और होगी। केस सेम है लेकिन दोनों केसेस ये अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अलग चल रहा है केस और किसी हाई कोर्ट में अलग चल रहा है, लेकिन दोनों का नेचर सेम है ना। अगर दोनों का नेचर सेम है और ऐसा केस जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सेम टाइम पे, वैसा ही केस अगर देश की किसी भी हाई कोर्ट पे चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर 42nd अमेंडमेंट ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस केस को ट्रांसफर करके फिर सलमान भाई और सुरेश भाई दोनों केस का जजमेंट एक साथ देने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अगर नेचर सेम है तो जजमेंट भी तो सेम ही आना चाहिए, लेकिन अलग अलग कोर्ट चल रहा है कि ये केसेस तो अलग अलग जजमेंट आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स है कि वो उस टाइम पे उस हाई कोर्ट का वो केस अपने तरफ लेंगे और दोनों केसेस का जजमेंट एक साथ देंगे। ठीक है, ये पावर 42nd अमेंडमेंट ने दिया। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखें। जैसे अभी वो जो केस हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर का केस, ठीक है, उसमें तो मामला ये था कि वो लड़की 16 साल की थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भीषण हुआ, मतलब भयंकर हुआ। ऐसे हमारे देश में बहुत ही भयंकर चीज़ें हुई हैं। बस मामला ये है ना कि बहुत बार वो सामने आती नहीं है चीज़ें। कल वो फॉर्चुनेटली कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं कहूँगा, कि रात में मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट्री की क्लिप आ गई, जिस डॉक्यूमेंट्री को BBC का वो डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने लास्ट ईयर पब्लिश करने की कोशिश किया था गोधरा को लेके, गोधरा हत्याकांड 2002 में जो हुआ था, उसके कुछ क्लिप्स आ गए। तो वो मैं देख रहा था क्योंकि वो तो बैन है, सरकार ने तो बैन कर दिया था। उसके चक्कर में तो राजस्थान के पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को उन्होंने जेल में भी भेज दिया था कि उनकी डिमांड थी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पब्लिश किया था उस डॉक्यूमेंट्री को। तो उस डॉक्यूमेंट्री की कुछ क्लिप्स आए, तो BBC ने वो डॉक्यूमेंट्री रखी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ तो उन्होंने पिक्चर बनाया और रख दिए, नहीं, उन्होंने हिडन कैमरा से बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए गुजरात से, और कुछ भी बहुत ऐसे कुछ पास इंटरव्यूज़ भी हैं जिनके क्लिप्स उन्होंने कलेक्ट किए, और उसके आधार पे जो है वो उन्होंने फिर एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाए कि कैसे किस तरीके से क्या हुआ था उस टाइम पे एंड ऑल दैट सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा था कि हम लोग सुन भी नहीं सकते, मतलब रोना आ जाए या फिर है ना एकदम। एक सीन मतलब इतना, मतलब वो था कि वो बंदा और इतना हंसी खुशी से बता रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी, और उसी चीज़ को फिर दूसरे ने, जिसने ये सारी चीज़ें देखी या फिर
मामला ये था कि एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, जिसका डिलीवरी 7 बजे होने वाला था। डॉक्टर ने समय दिया था कि शाम के समय में जब डिलीवरी था उस टाइम पे उसका रेप हो रहा था गुजरात में। आप सोचो कि कितनी बुरी सिचुएशन होगी, कितनी बुरी सिचुएशन होगी वो। ऐसे कई मामले हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बाहर आती नहीं, बहुत हिडन रहती हैं, इसलिए लोगों को नहीं पता रहती है। कोर्ट में तो बहुत दूर की बात होती है उन चीज़ों को जाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जैसे कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या, अच्छा कुलदीप सिंह का छोड़ो, वो तो पता ही है आपको, मैंने इसके पहले भी बताया। ऐसा ही केस ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, मामला सेम था, बीजेपी का ही बंदा था वो। लड़की जम्मू कश्मीर की थी, 8 साल की लड़की, जिसके ऊपर रेप किया गया। और उसके रेप के बाद भी सेम वही, उसको टॉर्चर करना, उसके फैमिली को टॉर्चर करना कि वो केस वापस ले ले। अब मामला तो था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में था उस टाइम पे मामला, लेकिन टॉर्चर इतना किया जा रहा था कि उस समय में आप सोचो भाई, ऑफकोर्स ये जो फैमिली है लड़के वाली, ये गरीब घर के, ऑफकोर्स जो अपोजिशन में जो है, जो रेपिस्ट है भाई, वो तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियंस के पास तो किसी पावर की कमी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जम्मू कश्मीर में जो केस चल रही है, उस केस का जजमेंट वहाँ उस हाईकोर्ट में फेयर आए, थोड़ा सा कहना मुश्किल है ना। एक तो प्रेशर भी है, उस फैमिली पे प्रेशर है जहाँ पे अत्याचार चले हैं, हो सकता है हाई कोर्ट्स या बाकी चीज़ों पे भी कुछ प्रेशर बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में फेयर डिसीजन आए तो बेटर वे कि हम उस केस को उस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दे किसी और हाई कोर्ट में। समझ में आई बात? तो जाके हम लोग सोच सकते कि हाँ ठीक है, यहाँ पे शायद हम लोग, क्योंकि वो उस पॉलिटिकल एरिया से दूर रहेंगी लड़की, वो केस पॉलिटिकल एरिया से दूर रहेंगी, तो एक फेयर डिसीजन आने का कभी भी चांसेस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, कभी भी किसी भी जो मतलब हर एक हाईकोर्ट का अपना अपना एक ज्यूरिडिक्शन है, उस ज्यूरिडिक्शन के बाहर वो मामला नहीं जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आपको बिल्कुल पता होगा कि नागपुर के ऊपर जाते हैं तो सावनेर आएगा, और सावनेर से थोड़ा हम लोग आधा पौन 1 घंटा सामने जाते हैं तो एमपी आ जाएगा। अब एमपी की बॉर्डर जहाँ पे शुरू होती है, वहाँ के 1 फीट भी बगल में अगर कोई रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो वो मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में आ ही नहीं सकता। कैसे आ सकता है? वो महाराष्ट्र की ज्यूरिडिक्शन में हुआ ही नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दीव दमन आता है। एमपी का 1 फीट जगह भी नहीं आता है, तो वो तो आ ही नहीं पाएगा। तो अब हम लोग कह रहे हैं, जो अभी हमने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल लिया, कि भाई वहाँ तो सिचुएशन ही नहीं है कि हम उस केस को सही तरीके से चलाएं। अब बेटर ये होगा कि हम उस केस को उस हाईकोर्ट से निकाल के दूसरे हाईकोर्ट ट्रांसफर करें। तो वो कैसे होगा? तो वो पावर भी 42nd अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी एक हाई कोर्ट में उस केस का जजमेंट सही तरीके से फेयर जजमेंट नहीं आ सकता, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को उस हाई कोर्ट से किसी भी और हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड राइट उन्हें मिला है 42nd अमेंडमेंट। छोटे छोटे पॉइंट जो ऑलरेडी हमने अलग अलग टॉपिक्स पे देखे हैं, उसको एक साथ रखते हैं। जैसे आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही उसके ऊपर अपना फाइनल जजमेंट दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन डिस्प्यूट, और शायद हम लोग जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तभी हमने इसको क्लियर किया था कि डिस्प्यूट तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वही सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट का जो वो था कॉलेजियम कहने से अच्छा, उनका जो इलेक्टोरल बॉडी जो था वो कहीं ना कहीं कम था, या पूरा नहीं था, कंप्लीट नहीं था। इसको लेके हम लोग केस नहीं डाल सकते। वो कंप्लीट नहीं था मतलब देखो क्या हमने कैसे निकाले थे। अगर हम लोग पूरे के पूरे विधानसभा असेंबली के अगर मेंबर्स निकाल रहे थे, तो वो हो रहे थे 4120। याद आ रहा है क्या कुछ? और पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के मेंबर्स, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स 543, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स 233 इलेक्टेड, क्योंकि 12 तो नॉमिनेट हैं, तो इसको प्लस करके वो लगभग 450, 400, 700, 4700 कुछ तो जा रहे थे। तो समझ के चलो कि अगर जम्मू कश्मीर ये असेंबली डिसॉल्व है, तो जम्मू कश्मीर असेंबली में तो 87 मेंबर्स बैठ रहे थे। डिसॉल्व असेंबली के मेंबर्स वोट नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे तो उनका जो पूरा जो वोटर का जो बॉडी था वो कंप्लीट था क्या? नहीं था।
ये कंप्लीट नहीं था, इसको लेके हम लोग नहीं केस कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। और याद रखिए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ही केसेस डायरेक्टली ये उधर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। यही अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता या फिर एमएलए का रहता, उनका इलेक्शन डिस्प्यूट रहता, तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाता है, वो पहले जाएगा हाई कोर्ट में। जैसे इंदिरा गांधी 1971 केस, 1971 रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से इंदिरा गांधी खड़े, इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े जो पर्सन था वो था राजनारायण। ऑफकोर्स इंदिरा गांधी जीत गई, राजनारायण हार गया। राजनारायण ने केस डाला था इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इंदिरा गांधी करप्शन के वो करके चुने हुए हैं। तो ऐसे जब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए के केस रहेंगे तो वो हाई कोर्ट्स में ही जाएंगे पहले, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सीधा इधर। इसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और भी बहुत सारे कमीशन हम डाल सकते हैं। इन कमीशंस के चेयरपर्सन या मेंबर, और भी कमीशन है, हम लोग बाद में कमीशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। इन कमीशंस के चेयरपर्सन या मेंबर्स का रिमूवल प्रोसेस जो चलता है, उस रिमूवल प्रोसेस के लिए इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है गड़बड़ की है, प्रेसिडेंट निकाल दो उन्हें, तो ही प्रेसिडेंट उनका रिमूवल कर पाएंगे। ठीक है, ये आएंगे उनके अदर जुरिडिक्शन में। एक लास्ट पॉइंट ऐसे लिख लो, एक बस सेंटेंस, कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का राइट ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का राइट। देन हेडिंग दीजिए लास्ट, लॉयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अदर एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स। अब ये तीनों में से, ये तीनों नाम पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि ओके इनमें से सबसे पावरफुल लॉयर्स रहते होंगे सीनियर एडवोकेट्स। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो हर एक एडवोकेट का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी अपना काम शुरू नहीं कर सकते हैं। और किसी भी पर्सन को अपने मनमर्जी से सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहने की इजाज़त नहीं रहती है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन गेट रहता है ना, उसके अंदर वो इस तरीके से पैर भी नहीं रख सकता, पैर भी नहीं रख सकता। उस सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके से अंदर पैर रखने का राइट सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो रहते हैं, ये जो लॉयर्स रहते हैं, उसमें रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस रख सकते हैं, केसेस लड़ सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको उस केस को लेके जो भी प्रूफ्स एंड ऑल हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का राइट इन्हें। डॉक्यूमेंट सबमिट करना, केस लड़ना, ये राइट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफकोर्स ये रजिस्टर्ड रहते हैं। इसके अलावा और अगर हम लोग देखें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नीचे वाले जो एडवोकेट्स हैं उन्हें हम लोग अदर एडवोकेट्स कहते हैं। एक है काउंसिल ऑफ स्टेट लॉयर्स, ये काउंसिल है, ये काउंसिल से उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ स्टेट लॉयर्स, वहाँ से उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सबसे पावरफुल इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ने का, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का राइट्स तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का है। लेकिन ये जो अदर एडवोकेट्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैर रख सकते हैं, केसेस लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का राइट इन्हें नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते, केस लड़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते। फुल राइट सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, सीनियर एडवोकेट। आपने बहुत बार सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये सीनियर एडवोकेट है, सुना होगा, अगर कभी कभी किसी न्यूज़ चैनल में सुना होगा या फिर किसी इसमें सुना होगा। तो सीनियर एडवोकेट मतलब इस बेसिस पे हम लोग उससे सीनियर नहीं कहते। जैसे कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। तो ये सीनियर एडवोकेट है मतलब पिछले 20 सालों से 30 सालों से वहाँ पे वो लॉयरशिप कर रहा है, इसलिए नहीं, वैसा नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं इन एडवोकेट्स या लॉयर्स का बार, ठीक है, जहाँ पे ये बैठेंगे, इनका जो बेंच इन द सेंस इनकी बैठने की जगह,
उसी कोर्ट रूम में बगल में जहाँ पे एक हॉल रहेगा, जिस हॉल में अपने अपने चेंबर में लोग बैठेंगे उसे कहेंगे इनका बार। उसमें किसका रुतबा ज़्यादा है, कौन फेमस लॉयर है, किसका पढ़ाई बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ लॉयर्स में से कुछ लॉयर्स को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये स्टेटस दे सकता है कि भाई ये है सीनियर एडवोकेट। ये स्टेटस है, एक इंपॉर्टेंट बात, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये स्टेटस है। और ये स्टेटस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। बस याद रखिए, भले हम लोग इन्हें सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं, लेकिन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी से, मतलब अगर वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो वो केस नहीं चला सकता, वो वहाँ पे पैर भी नहीं रख सकता। तो फिर इन्हें क्या करना रहता है तो सीनियर एडवोकेट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में वो पैर नहीं रख सकते, केस नहीं चला सकते। तो ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है ना, समझ के चलो कि कोई केस इनके पास आ गई, इनको केस चलाने का राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आ गई, ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते। भले ही उनको राइट नहीं फिर भी ले सकते, अंदर जा भी सकते हैं, लेकिन अपने बलबूते पे नहीं। सीनियर एडवोकेट को अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके केस रखना है अपनी, तो उन्हें कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हायर करना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ के ही वो अंदर जा सकते हैं, क्योंकि राइट पास इसके पास है तो इन्हीं के साथ वो अंदर जा सकते हैं। बाकी केस कैसे लड़ना है ये वो सजेस्ट करेंगे इन्हें, और वो फिर केस लड़ेंगे। ये केस नहीं लड़ते, ये केस ये पास दिमाग देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बेसिकली इन्हें हायर करना पड़ेगा किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को, ठीक है, फिर अंदर जाके वो केस चला सकते हैं। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप यकीन माने ये सेम केस, ये सेम मामले हाई कोर्ट्स में भी चलते हैं। मैं बता दूं, फिर आप आराम से लिखते बैठना। हाई कोर्ट्स की बस बात बता, तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इनकी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि यही अंदर जा सकता है ना, बाकी जो रजिस्टर्ड नहीं है लॉयर वो नहीं जा सकता, लेकिन भले वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो केस रख सकता है अपनी। तो क्या करना पड़ता है फिर, बाकी लॉयर्स को हायर करना रहता है कि नहीं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को। सिर्फ मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का फीस बता दूं, अंदर जाने का, पैर रखने का, इसका उंगली पकड़ के, किसी का भी उंगली पकड़ के 5 मिनट 1.5 लाख, 5 मिनट 1.5 लाख, 5 मिनट अंदर जाने का, खड़े रहने का 1.5 लाख लेते हैं, इतना लेते हैं। मैं सिर्फ आपको हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो फिर पता नहीं वहाँ के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या करते होंगे, वो तो वही जाने, क्योंकि यही लोग जा सकते हैं, इन्हीं लोगों को केस रखने का राइट है, इसलिए उनका डिमांड भी उतना रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के हमें लॉयर्स मिलेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक, चलो यहाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है फिनिश।